नमस्कार दोस्तों, अ बिग हेलो टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल है आप सबके? हाउ वाज द वीकेंड? अच्छा, डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं शहर में, दिल्ली में, एनसीआर में, पूरे देश में। रादर क्यों आ रहे हैं हम सब जानते हैं, क्योंकि पीछे मॉनसून बारिशें इतनी ज़्यादा हुई थी कि फ्लड्स जैसी स्थिति आ गई थी और उसके चलते मच्छरों को पनपने की बहुत जगह मिली है। और उसके चलते फिर हम लोग सब जानते हैं, मेरे पुराने वीडियोस में भी हैं, डेंगू के बारे में मैंने पूरी जानकारी दे के रखी हुई है कि डेंगू कैसे होता है। ऑब्वियसली इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन, एक वेक्टर के थ्रू होता है। वेक्टर क्या है? मच्छर है। कौन सा मच्छर है? एडिस इजिप्टी का मच्छर है। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफिंग करती हूँ और फिर अपने मेन टॉपिक पर आऊँगी। तो मच्छर आपको बता दिया कि ये मच्छर कहाँ पनपता है। ये मच्छर ज़्यादा करके ऑब्वियसली ठहरे हुए पानी में, लेकिन साफ पानी में पनपता है। तो ये मच्छर ठहरे हुए साफ पानी में पनपता है, तो अपने आसपास ध्यान रखिए कि कहीं पर भी ठहरा हुआ पानी ना हो। ठीक है, अवॉइड स्टैग्नेंट वाटर। अच्छा, ठीक है, ये बात हो गई। दूसरा, किस समय पर ये मच्छर काटता है? ये मच्छर ज़्यादातर जैसे दिन चढ़ता है, तो दिन चढ़ते वक्त बिल्कुल डॉन के टाइम पर, वो पहले सुबह का जो 1-2 घंटे का टाइम है, सूरज चढ़ने के टाइम पर, उस टाइम पे काटता है। या जब सूरज ढलता है, डस्क, डॉन एंड डस्क, सूरज ढलने के टाइम पर ज़्यादातर तब काटता है। साफ पानी में मच्छर पनपता है, इस समय पे काटता है। ज़्यादातर आपके घुटनों के नीचे काटता है, काट कहीं भी सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक हुई ब्रीफ। दूसरी चीज़ क्या है कि हाउ डज अ पेशेंट विद डेंगू प्रेजेंट, किस तरीके से मरीज़ जो है प्रेजेंट करेगा आपके पास। डेंगू के मरीज़ में बहुत हाई ग्रेड फीवर आएगा, बहुत सिवियर हेडेक होगा, आंखों के पीछे दर्द बताएगा मरीज़, और ठंड लग के बुखार होगा। यहाँ तक कि इतनी ठंड लगेगी कि ये जो इतना गर्मी का मौसम अभी भी चल रहा है, तो डेंगू जिसको हुआ होगा वो कंबल और दो दो कंबल उसको उड़ाने पड़ सकते हैं, इतनी शिवरिंग होगी डेंगू के पेशेंट में ज़्यादातर। तो बेसिकली तो इसी तरीके से प्रेजेंट होता है। डेंगू की 3 स्टेजेस हैं प्रेजेंटेशन की। एक तो है फिब्राइल इलनेस, यानी कि वो समय जब बुखार है। दूसरा आ जाता है क्रिटिकल स्टेज, यानी कि वो समय जब डेंगू से ग्रसित मरीज में कुछ क्रिटिकल कंडीशन होने के चांसेस हो जाते हैं। उसमें 2 चीज़ें हैं, डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। अब डेंगू के मच्छर ने आपको काटा तो इन्फेक्टेड मच्छर होगा, जो पहले ही डेंगू के मरीज का जिसने खून सक कर रखा है और उसने आकर वो आपको इनॉकुलेट कर दिया। तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 4 से 7 दिन, 5 से 7 दिन के अंदर आपके अंदर सिम्टम्स आने शुरू हो गए। आपको जाड़ा लग के बुखार शुरू हो गया, आपको बहुत सिवियर हेडेक है, आपको आंखों के पीछे दर्द है, ये सारी चीज़ें आपको शुरू हो गई। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है डेंगू एंड डायबिटीज। जो डायबिटिक व्यक्ति हैं उनमें डेंगू का हमें किस तरीके से ध्यान रखना है। देखिए, प्रिवेंशन तो दोनों ही सूरतों में एक ही चीज़ है कि आपको पहली चीज़ है कि मच्छर को पनपने नहीं देना, और दूसरी चीज़ है कि खुद को रेपेलेंट्स लगाने हैं, मस्कीटो नेट्स यूज़ करते हैं या कुछ रेपेलेंट्स लगाने हैं जिससे कि मच्छर आपको काट ना सके। राइट? तो ये भी है कि आप थोड़े से फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के चलिए। आपको टाइमिंग भी बता दिया, डॉन और डस्क का टाइम है, उस टाइम पर कोशिश कीजिए कि फुल स्लीव्स की शर्ट पहने और फुल स्लीव्स कंप्लीट फुल पैंट्स पहने और मोज़े पहन लें, सो दैट वो पैर पे ना काट जाए। और जो आपका एरिया एक्सपोज है वहाँ पर आप कोई रेपेलेंट ओडोमॉस या कुछ भी लगाकर यूज़ कर सकते हैं। अब डायबिटिक लोगों में क्या कुछ एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए अगर डेंगू हो जाए तो? देखिए, डेंगू का ट्रीटमेंट आपको पहले भी बताया,
पानी से बीमारी आती है और पानी ही इसका ट्रीटमेंट है। यानी कि पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रेटेड रखना है। हाइड्रेटेड से मतलब है कि उसको लिक्विड्स देते रहना है। अब एक नॉन डायबिटिक व्यक्ति है, देखिए कोई भी किसी भी तरीके का वायरल इन्फेक्शन होता है या बुखार होता है तो आपके मुंह का स्वाद तो खराब होता है और नॉर्मल पानी पीना बड़ा मुश्किल लगता है, किसी को भी बहुत मुश्किल लगता है। तो आप अब डायबिटिक व्यक्ति के लिए क्या है, नॉर्मल व्यक्ति तो जूसेस पी सकता है या कुछ भी है, बट आई विल नॉट अलाउ अ डायबिटिक पर्सन टू टेक जूसेस। डायबिटिक व्यक्ति नॉर्मल पानी पिएगा, प्लेन वाटर, नींबू डाल सकते हो आप उसमें, ठीक है, या फिर आप किसी भी तरीके का लिक्विड, आप दूध भी ले सकते हो। आप यू हैव टू टेक वाटर, पानी की ही आपको अपनी जो अमाउंट है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। डायबिटिक व्यक्ति को जूसेस आर नॉट अलाउड। रादर देन टेकिंग जूसेस आप फ्रूट्स खा लीजिए। देखिए अदरवाइज हम डायबिटिक को बहुत ज़्यादा फ्रूट्स भी नहीं देते हैं, लेकिन आपको फ्रूट्स खाने को इस टाइम पर मनाही बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि क्या रहता है ना कि मतली आती है, जी मचलाता है, नॉजियाटिक फील होता है, तो एक व्यक्ति खाना भी नहीं खा पा रहा, तो खाना भी नहीं खा पा रहा तो एनर्जी कहाँ से आएगी उसके अंदर, एनर्जी नहीं आएगी तो बीमारी से लड़ेगा कैसे। सो किसी ना किसी तरीके की कैलोरी इंटेक तो उसकी होनी चाहिए, या तो खाना ही खा ले, और अगर खाना नहीं खा पा रहा तो भले ही मेजर मील और छोटे स्नैक्स में भी फ्रूट्स ले ले, थोड़े थोड़े। कोकोनट वाटर ले सकते हैं, दिन में एक बार कोकोनट वाटर ले लीजिए, दैट इज़ गुड। आपके मुंह का स्वाद भी अच्छा होगा, थोड़ा नींबू डाल के पानी पिया जा सकता है। अब सवाल उठता है क्या ORS या इलेक्ट्रॉल पाउडर ले सकते हैं। देखिए आप तभी ले सकते हैं या उतनी ही मात्रा में ले सकते हैं इनकेस आपको डायरिया भी हुआ है ना। अगर आपको पतला पैखाना हो रहा है, लूज मोशन हो रही है, तब आप थोड़ा सा अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने तक के लिए तो ले सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि डेंगू का पेशेंट जिसको डायबिटीज़ है वो ORS का घोल या इलेक्ट्रॉल पाउडर या जूसेस का सेवन करना नहीं अच्छा, ठीक है। आप नारियल पानी तक सीमित रह सकते हैं, आप लस्सी, छाछ वो सब ले सकते हैं, आपको कोई मनाही नहीं है। आप नींबू पानी लीजिए, आप नॉर्मल पानी पीजिए, आप वो सब कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसी क्या परेशानियां होती हैं। देखिए डायबिटीज़ है अपने आप में एक चैलेंजिंग बीमारी है, डेंगू है अपने आप में एक चैलेंजिंग बीमारी है। अब अगर दोनों का समावेश हो रहा है तो ऑब्वियसली द चैलेंज हैज़ इंक्रीज ट्वाइस, यानी कि आपके लिए जो वॉर फ्रंट है वो 2 गुना ज़्यादा बढ़ गया है ना। तो दोनों बीमारियों से लड़ना है, दोनों ही बीमारियों की जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो शो हो सकते हैं, तो आपको वो नहीं आने देने और मरीज़ को ठीक रखना है जहाँ तक पॉसिबल हो घर में, और अगर ना हो पाए तो टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। कौन सी सिचुएशन है जब मरीज़ को घर पे ना रख के हॉस्पिटल में ले जाना है, इसका आगे विवरण करते हैं। अच्छा, अब डायबिटिक में क्या होगा, यहाँ तो शुगर लेवल बहुत बढ़ने लगेंगे या बहुत गिरने लग जाएंगे, तो आपको दोनों ही सूरतों में ध्यान रखना है। बहुत बढ़ रहे हैं, पेशेंट इंसुलिन लेता है तो इंसुलिन की मात्रा या यूनिट्स थोड़े बढ़ा दीजिए, ठीक है। और अगर बहुत घट रहा है तो इंसुलिन की मात्रा कम कर दीजिए, दैट डिपेंड्स, आप अपने डॉक्टर से बात कर दीजिए। हो सकता है कि आपकी जो ओरल जो ड्रग्स हैं, दवाइयों को भी कुछ हद तक कम किया जाए या बढ़ाया जाना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या शुगर के लेवल्स हैं पेशेंट के। अब होता क्या है ना कि हाई फीवर में है, मेटाबॉलिक रेट बॉडी का बढ़ रहा है, तो शुगर लेवल गिरना शुरू हो जाता है। पर वहीं पर अगर एक मरीज स्ट्रेस में भी है, ऑब्वियसली स्ट्रेस भी हो जाता है, तो स्ट्रेस से क्या कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट होता है और शुगर लेवल बढ़ने लगता है। तो डॉक्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है डेंगू के टाइम पे शुगर लेवल्स को बैलेंस कर पाना, क्योंकि शुगर लेवल्स बहुत फ्लक्चुएट करता है उस टाइम पे, ठीक है। तो थोड़ा सा हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, और ऐसी कोई मुश्किलात चीज़ भी नहीं है। आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, OPD में ही मिल सकते हैं, थोड़ा सा अपनी शुगर को चेक करते रहिए। दवा तो इसमें कोई ऐसे है नहीं, सिम्टोमेटिक ही है। दवाई तो 2 ही है इसका ट्रीटमेंट, या तो पैरासीटामोल और या लिक्विड्स लेने हैं। आपको दूसरी कोई और दर्द की दवा नहीं खानी है, बिकॉज उससे कहीं ब्लीडिंग ना हो जाए,
ठीक है, NSAIDs का, ब्रूफिन जैसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। आप सेफली पैरासीटामोल खाइए और अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए एंड टेक एम्पल रेस्ट। और जितना खाना जो आपको अच्छा लगता है वो आप थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे मील्स में लेते रहिए। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। ठीक है, अब होता क्या है ना कि जैसे डायबिटिक व्यक्ति की पहले से ही इम्यूनिटी गिरी हुई है, अब अगर डेंगू हो जाता है तो इम्यूनिटी और ज़्यादा गिर जाती है। आप सूप्स ले सकते हैं, आपको लिक्विड लेना ना, आप सूप्स ले सकते हैं, जौन सा मर्जी आपका मुंह का स्वाद अच्छा होने के लिए यू कैन गो इन फॉर एनी काइंड ऑफ सूप्स। ठीक है, तो अपनी इम्यूनिटी पे थोड़ा ध्यान रखना है सो दैट यू हैव अ गुड इम्यूनिटी विद यू, है ना। विटामिन सी ले सकते हैं थोड़ा सा, यानी कि आंवले का प्रयोग, नींबू का प्रयोग, ये सब चीज़ों का कर सकते हैं, बट डू नॉट गो इन फॉर ऑरेंज जूसेस नहीं लेने हैं, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। होता क्या है कि मैंने कहा कि शुगर फ्लक्चुएट करेगी डायबिटिक पेशेंट में। डायबिटिक पेशेंट में उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो ज़्यादा फ्रेजाइल है, ज़्यादा वल्नरेबल है कि उसको चोट लग जाए। तो चोट लग जाएगी तो डेंगू में वैसे ही वेसल्स स्टार्ट लीकिंग, आपके अंदर के जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें से हेमरेज होने लगता है। अगर आपका प्लेटलेट काउंट गिरता है तो आपको पैरासीटामोल लेनी है, एम्पल रेस्ट करना है, गुड हाइड्रेशन मेंटेन करनी है और अपने प्लेटलेट काउंट पर पूरी नज़र रखनी है कि आपका प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा ना गिर रहा है। और अगर गिर रहा है देन इमीडिएटली रिपोर्ट टू द डॉक्टर एंड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। अगर आप बहुत वॉमिट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, यू आर अनएबल टू टेक एनीथिंग ओरली, काइंडली गो एंड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल सो दैट आपको पेरेंटरली आपको टीके से ग्लूकोज लगाया, सॉरी ग्लूकोज नहीं, आपको नॉर्मल सलाइन और आपको इंजेक्टेबल्स दिए जा सके सो दैट आपकी बॉडी का पानी कम ना हो सके। आपको हाइड्रेशन आपकी मेंटेन करनी ज़रूरी है। तो ये सारी बातें मैं अभी थोड़ा डायबिटिक लोगों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि होता क्या है कि फर्स्ट स्टेज तो फीवर की होती है डेंगू में, जो स्टेज 5 से 7 दिन तक रहती है। उसके बाद क्रिटिकल स्टेज आ जाती है। क्रिटिकल स्टेज में क्या होता है, आपकी बॉडी में आपकी आर्टरीज लीक करने लगती है, आपकी बॉडी में प्लाज्मा लीक करने लगता है। तो प्लाज्मा के लीक करने से क्या है कि आपके पेट में पानी भर गया, आपके लंग्स में पानी भर गया, आपके हार्ट में पानी भर गया। पेट में पानी भर गया यानी कि एसाइटिस हो गया, लंग्स में पानी भर गया यानी कि प्लूरल एफ्यूजन हो गया, हार्ट में हो गया तो मायोकार्डाइटिस हो गया। तो ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये नॉन डायबिटिक के मुकाबले में डायबिटिक लोगों में हो जाना ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ज़्यादा चांसेस होते हैं प्लाज्मा लीकेज के, ज़्यादा चांसेस होते हैं इंटरनल हैमरेज के। तो अगर एक डायबिटिक व्यक्ति, इवन इफ अ नॉन डायबिटिक ऑल्सो, कि उनको फीवर के बाद बहुत सिवियर पेट में दर्द हो रहा है एंड वॉमिटिंग कर रहे हैं, तो डू नॉट वेट एंड गेट देम एडमिटेड, है ना, क्योंकि प्लाज्मा लीकेज बहुत ज़्यादा हो जा रही है कहीं ना कहीं, तो उनको एडमिट करना पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो रहे हैं। और उससे क्या होगा कि जब प्लाज्मा लीकेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपकी बॉडी की सर्कुलेशन सिस्टम कोलैप्स करने लग रही है, आपकी बॉडी में सर्कुलेशन नहीं हो रहा, आपका बीपी डाउन जा रहा है, शुगर बढ़ रही है, बीपी डाउन जा रहा है, या फिर शुगर भी डाउन जा रही है, बीपी भी डाउन जा रहा है, तो ये कुछ खतरनाक साइंस हैं। इसमें कुछ और प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए, सो इमीडिएटली गो एंड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो बीपी डाउन जा सकता है, जिसको क्या कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। मरीज शॉक में यानी कि फेंट भी हो सकता है। ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया यानी कि शुगर लेवल ज़्यादा कम हो गई, तब भी वो इस तरीके से उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब बात ये आती है कि हाउ विल यू ट्रीट अ पेशेंट, है ना। तो ट्रीटमेंट में तो मैंने बता ही दिया, 3 ही चीज़ें आपकी ज़रूरी हैं, पैरासीटामोल है, या गुड हाइड्रेशन मेंटेन करना है, प्लेटलेट काउंट पर नज़र रखनी है। और अब सवाल उठता है क्या पपाया दे सकते हैं या पपाया का जूस? देखिए दे तो सकते हैं, पर कहीं किसी गाइडलाइन में नहीं एडेड है कि पपाया ही देंगे
तो प्लेटलेट काउंट बढ़ेगा। कहीं ऐसा ना हो आप अननेसेसरी पेशेंट की वॉमिटिंग्स बढ़ा दें, बिकॉज जिस चीज़ के आप यूज टू नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति बड़ा हैप्पीली पपाया जूस या मतलब ले पाएगा, या पपाया के छिलकों का जूस या कुछ भी है। ये देखा जरूर गया है कि प्लेटलेट काउंट बढ़ता है। अगर आप इजीली ले सकते हैं तो आप ले लीजिए, लेकिन कहीं अगर आपकी वॉमिटिंग्स बढ़ रही हैं देन प्लीज स्टॉप इट, क्योंकि हमको उसको डिहाइड्रेशन और नहीं करना, या उनको लूज मोशन होने लग रही है तो प्लीज डू नॉट गो इन फॉर सच थिंग्स। तो अब सिचुएशन आती है कि कितना प्लेटलेट काउंट है जो क्रिटिकल हो सकता है। देखिए अगर 50,000 तक प्लेटलेट काउंट है तो देर इज नथिंग टू वरी। हाँ, देर इज नथिंग टू वरी, लेकिन अगर 50,000 में कोई ब्लीडिंग एपिसोड हो गया देन इट इज बेटर दैट यू गो एंड गेट एडमिटेड। 20,000 जो होता है वो एक क्रिटिकल सा नंबर आ जाता है कि उस टाइम पे हम 20,000 में भी हमको कोई पेशेंट को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करना या प्लाज्मा देने की ज़रूरत नहीं होती टिल द टाइम पेशेंट की ब्लीडिंग कोई एपिसोड नहीं आता। अगर 20,000 के बाद एकदम बढ़ने शुरू हो जाते हैं देन इट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन अगर और ज़्यादा गिर रहा है और कोई ना कोई म्यूकोसल ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है, नाक से हो रही है, आंख से हो रही है, कान से हो रही है, पॉटी से हो रही है, यूरिन से हो रही है, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, तो अगर ऐसा कोई चांस है देन इमीडिएटली टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। सो वो कौन सी सिचुएशंस है व्हेन यू नीड टू टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल? अगर शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा गिर रही है, बीपी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पेशेंट वॉमिट कर रहा है, ही और शी इज अनएबल टू टेक एनीथिंग ओरली, और बीपी गिर रहा है, पेशेंट फेंट होने वाली स्थिति में आ रहा है, उस स्थिति तक तो आना नहीं है, उससे पहले ही यू नीड टू गो टू द हॉस्पिटल। या अगर कोई भी ब्लीडिंग एपिसोड आ गया है तो इमीडिएटली टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। तो डायबिटिक जो है उनमें थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना है, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशंस डेंगू की है वो डायबिटिक्स में ज़्यादा देखने में मिलती हैं, और डायबिटिक्स में शुगर लेवल्स भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों पे। और अगर घर पर नहीं हो पा रहा देन इट इज़ बेटर टू गेट देम एडमिटेड, राइट? थैंक यू वेरी मच। आपकी दोस्त डॉक्टर सीता।